डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मैं आज आपके सामने लेके आ गया हूं चैप्टर पीपल एज रिसोर्स, जो क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड को है. राइट, फाइन. ओके, नाउ हम इस चैप्टर सबसे पहले ये समझेंगे कि ह्यूमन बींग्स मतलब उसके सर्वाइवल के लिए क्या क्या चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट. राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स certain activities are to be done. Human beings perform certain activities, right? Okay, पहली बात हम यहाँ पे वो कैसे हम पीपल को रिसोर्सफुल बनाएं, कैसे कैपेबल बनाएं, कैसे उसको टैलेंटेड बनाएं, वो हम बाद में बात करेंगे. पहले हम ये देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स के सर्वाइवल के लिए उसको करना क्या पड़ता है. राइट, फाइन. ह्यूमन बीइंग्स फॉर द सर्वाइवल परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज. राइट, now there are two types of activities, right? One is economic, second is non-economic. अब दो तरह की एक्टिविटीज होती है. एक होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट, और दूसरी होती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. दूसरी होती है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नाउ लेट अस ट्राई टू फर्स्ट अंडरस्टैंड what is economic activities and what is non economic activities. right, इसको समझने का हम ट्राई करते हैं कि भैया इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो क्या है. राइट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है जिसको करने से हमें मॉनिटरी गेन होता है, मतलब हम मनी अर्न करते हैं, हम कुछ कमाई करते हैं, उसे कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज. राइट, तो हम ऐसा कह सकते हैं मॉनिटरी गेन. राइट, जिसको करने से हमें मॉनिटरी गेन होता है वो है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज. राइट, फाइन. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? जिसको करने से हमें कोई कमाई नहीं होती है, हम कोई मनी अर्न नहीं करते हैं, हमें कोई आर्थिक मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता है. राइट, उसे हम कहते हैं नॉन मॉनिटरी गेन. राइट, सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज बाय विच वी डोंट हैव एनी मॉनिटरी गेन और वी डोंट हैव नॉन मॉनिटरी गेन. राइट, नो मॉनिटरी गेन है, हम ऐसा कह सकते हैं, नो मॉनिटरी गेन. ठीक है, फाइन. आई होप यू अंडरस्टूड. इससे कमाई होती है, इससे हमारी आवक आती है, इससे हमें कोई आवक नहीं आती है. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई फार्मर्स है, वर्कर्स हैं, राइट, डॉक्टर्स हैं, राइट, इंजीनियर्स हैं, राइट, एक्सेट्रा. अब ये सब क्या है? ये सब अपना अपना काम करते हैं और उस काम से वो लोग कमाई जनरेट करते हैं, आवक जनरेट करते हैं, मॉनिटरी गेन करते हैं, इसीलिए इनके काम को कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अंडरस्टूड? आई होप इट इज क्लियर टू यू. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी है? वो एक्टिविटीज जिनको करने से कोई आवक आती नहीं है, नो मॉनिटरी गेन, कोई कमाई होती नहीं है. जैसे कि हम अगर पूजा पाठ करते हैं तो हमें उससे कोई कमाई नहीं होती है. हाँ, हमारे मन को संतोष मिलता है, हमें पॉजिटिव फील होता है, ये होता है. राइट, अगर हम कुछ किसी पुअर को या डिसेबल्ड को हेल्प करते हैं, राइट, डिसेबल को हेल्प करते हैं, तो हमारी कोई कमाई नहीं होती है लेकिन हमें संतोष मिलता है. राइट, वैसे ही मदर नर्चरिंग द चाइल्ड. ठीक है, जब माँ अपने बच्चे का टेक केयर करती है, राइट, तो वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. उनको कुछ मिलता नहीं है पर उनको संतोष मिलता है. राइट, फाइन. आई होप इट इज क्लियर टू यू what is economic activities and what is non-economic activities. Right, fine. Now economic activities is classified into 3 sectors. अब ये जो economic activities है वो 3 सेक्टर में बटा हुआ है. पहला है प्राइमरी सेक्टर, राइट, फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर. दूसरा है आपका सेकेंडरी सेक्टर, राइट, और तीसरा है आपका टर्शियरी सेक्टर. ठीक है, अब ये होता क्या है? प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जिससे बेसिकली आप नेचर को यूज करते हो अपने सर्वाइवल के लिए. राइट, डायरेक्टली आप नेचर से हेल्प लेते हो, नेचर को यूटिलाइज करते हो. राइट, दैट इज प्राइमरी सेक्टर. लाइक फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, बी कीपिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एक्सेट्रा. राइट, यहां पे सीधा आप नेचर को यूटिलाइज करते हो. राइट, नेचर इज यूटिलाइज डायरेक्टली. ठीक है, दैट इज योर प्राइमरी सेक्टर, जैसे कि मैंने आपको बता दिया. ठीक है, फाइन. जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, बी कीपिंग हो गया, फिशिंग हो गया. राइट, ये आपका फाइन. दिस इज प्राइमरी एक्टिविटीज. राइट, सेकेंडरी वो है कि आपने नेचर से रॉ मटेरियल लिया
और उसको अपने फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया, राइट? ठीक है, रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है, दैट इज योर सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, दैट इज योर सेकेंडरी सेक्टर। रॉ मटेरियल को आपने फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ये जो है आपकी वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है। इंडस्ट्रीज है, राइट, फैक्ट्रीज है, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, ठीक है, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल वुड है, तो वुड आपने नेचर से लिया और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी आपने फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज सेकेंडरी, अंडरस्टूड? वुड इनटू फर्नीचर, वुड इनटू फर्नीचर। आई होप इट इज क्लियर टू यू, फाइन। टर्शरी क्या है? टर्शरी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना। सर्विस प्रोवाइडर्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ टर्शरी सेक्टर। मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो आपके टर्शरी सेक्टर में आते हैं, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि आपका हेल्थ केयर, आपका इंश्योरेंस, आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका कम्युनिकेशन, राइट? आप एजुकेशन है तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको टीच कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, राइट? तो दैट इज सर्विस प्रोवाइडर्स, टर्शरी सेक्टर। आपका फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर है, डॉक्टर आपको कंसल्ट करता है, आपको ट्रीट करता है, सर्विस सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन, आपका कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, आपका प्रोडक्ट जो है, आपका सामान है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, राइट? टर्शरी सेक्टर। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट? फाइन, आई एम प्रोसीडिंग अहेड, ठीक है, मैं आगे जाता हूं। ओके, फाइन। तो ये हमने देख लिया। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें कुछ एक्टिविटीज जिसे हम कहते हैं मार्केट एक्टिविटीज और दूसरा होता है नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मतलब मान लो मैंने कुछ उगाया, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मैं आपको दोनों समझाता हूं। मार्केट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है, मान लो मैंने 1 टन प्रोडक्शन किया व्हीट का, राइट? और बाजार में जाके मैं बेच आता हूं और बेचने से मुझे मॉनेटरी गेन हुआ, राइट? उससे मुझे रेम्युनरेशन आया, उससे मुझे कमाई हुई, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट एक्टिविटीज, ठीक है? और नॉन मार्केट एक्टिविटीज कौन सी है? मान लो मैंने 1 टन प्रोडक्शन किया व्हीट का, लेकिन वो मैंने सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूटिलाइज कर लिया, मैंने उसको बेच करके कुछ रेम्युनरेशन अर्न नहीं किया, उसे हम बोलेंगे नॉन मार्केट एक्टिविटीज। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट? मार्केट एक्टिविटीज वो प्रोडक्ट को बेच के मैं कमाई जनरेट कर रहा हूं। नॉन मार्केट एक्टिविटीज में उस प्रोडक्ट को मैं बेच ही नहीं रहा, मैं खुद के कंजम्पशन के लिए, खुद के यूटिलाइजेशन के लिए यूज कर रहा हूं, राइट? सो दीज आर 2 एक्टिविटीज which are there, right? Market activities and non-market activities. I hope it is clear to you. Fine. Okay. Now, females are also performing certain activities, like females are taking care of the family, they are washing clothes, they are cleaning utensils, right? They are taking care of the family members, or they are taking care of the small child, right? At the same time, females are now in present time, females are doing job also. They are taking part in business activities also, right? So these are activities related to women, right? I hope it is clear to you. मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा हो जो मैं समझा रहा हूं, राइट? फाइन, ओके। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो ये कुछ चीज मैंने आपको बता दी। अब मैंने पहले आपसे बात की थी ह्यूमन बीइंग्स जो है अपने सर्वाइवल में सर्टेन एक्टिविटीज करता है, ठीक है? फाइन। अब उस समय सर्वाइवल तो कर लिया, लेकिन अगर उसको अपना बेस्ट देना है, उसको बेहतर से बेहतरीन परफॉर्म करना है, तो क्या किया जाए? तो उस ह्यूमन बीइंग को, उस लाइक आई कैन से ह्यूमंस को रिसोर्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए, और वही हम सदियों से करते आए हैं। अगर आप भारत देश को देखेंगे तो हमने हमेशा से ह्यूमन को रिसोर्स की तरह देखा है। हमारे पूर्वजों ने एंशिएंट टाइम में हमने एजुकेशन को, हमने नॉलेज को, हमने स्किल को बहुत महत्व दिया है, राइट? हमारा ये मानना रहा है हमेशा से कि एजुकेशन है तो हम है, एजुकेशन नहीं है तो हम नहीं है। एजुकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो पीपल हियर रिफर टू एज, यहाँ पे पीपल इज रिफर टू एज द टोटल वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री, राइट? वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री। किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति है उसकी जनता, उसकी आवाम, उसके पीपल, राइट? अगर उसका पीपल एजुकेटेड है, स्किल्ड है, हेल्दी है, तो वो देश कुछ भी कर सकता है,
कुछ भी पा सकता है, राइट? सो दैट्स व्हाई people is referred to as workforce of the country, and to make these people more efficient, more capable, right, certain things has to be done, right? Like what has to be done to make the, I can say, to make the population of the country quality wise, to improve the quality of the population, what has to be done? We have to focus more and more on education, right? एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, ठीक है? तो सबसे ज्यादा हमें काम करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए एजुकेशन के ऊपर। दूसरा, हमें ध्यान देना चाहिए स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, राइट? स्किल डेवलपमेंट। और तीसरा, हमें ध्यान देना चाहिए हेल्थ पे, जिसमें कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आ गई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब वो इंसान कितने साल जिंदा रह सकता है, ठीक है? हेल्थ उसमें उसी का पार्ट है, हम ऐसा कह सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, राइट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके कारण हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, राइट? हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो बेहतर से बेहतरीन बन सकता है, राइट? फाइन, ओके। तो हमें क्या करना चाहिए? एजुकेशन पे हमारे गवर्नमेंट को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे फैमिली मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पे, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना मैं जो बोलने जा रहा हूं। इसीलिए अगर आप देखोगे तो आपके पेरेंट्स सबसे ज्यादा फोकस करते हैं आपके एजुकेशन के ऊपर। उसका कारण यही है कि एजुकेटेड माइंड कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड, कैन एनीथिंग इन हिज लाइफ। वो जीरो से वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ तक फॉर्म कर सकता है, जनरेट कर सकता है, राइट? सो इट इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच वी हैव। और यही भारत करते आया है सदियों से। भारत यही करते आया है, उसने अपने एजुकेशन पे, अपने स्किल डेवलपमेंट पे, अपने हेल्थ पे सबसे ज्यादा काम किया है। और आज की तारीख में भी आप देखोगे तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो हर बड़ी कंपनी में, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो वर्ल्ड की कोई भी बड़ी कंपनी हो, चाहे वो वर्ल्ड का कोई भी कंट्री हो, वहां पे हमारा ह्यूमन रिसोर्स आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, राइट? इसीलिए पेरेंट्स भी आपको पढ़ने के लिए ज्यादा से मोटिवेट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको, कई बार आपको डांटते भी होंगे, आपको शायद बुरा भी लगता होगा, लेकिन बुरा लगाने की बात नहीं है, ये आपके अच्छे की बात है, ये आपके फायदे की बात है, ये समाज के फायदे की बात है, देश के फायदे की बात है। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट? तो ये एजुकेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट टूल है हमारा, राइट? इसी के द्वारा we can make our population quality, right? We can improve the quality of the people, right? We can improve the quality of the population, right? Second is skill development. Skill development आना चाहिए, जैसे कि हमें कोई ना कोई, मैंने पहले भी इस पे वीडियो डाले होंगे और शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं। स्किल, ये कोई कुछ काम में हुनर होना, जैसे कुकिंग इज ए स्किल, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मार्शल आर्ट इज ए स्किल, राइट? टाइकोंडो इज ए स्किल, ड्राइंग इज ए स्किल, राइट? ड्राइंग इज एन आर्ट, राइट? स्किल ऑल्सो, राइट? तो ये स्किल डेवलपमेंट भी आना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे आदिवासी लोग जो हमारे एंशिएंट इंडिया में हुआ करते थे, वो स्किल डेवलपमेंट में माहिर थे, राइट? फाइन। और हमारा एंशिएंट एरा उस पर बहुत फोकस करता था, फाइन, ओके। नाउ हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये मतलब क्या होता है कि आपका, अगर इफ अ पर्सन इज हेल्दी, ही कैन डू एनी बिजनेस, ही कैन डू एनी जॉब, बट इफ अ पर्सन इज नॉट हेल्दी तो ही कैन डू एनीथिंग। जैसे कि हमने देख लिया मेरी हेल्थ सही नहीं थी, मेरे पैर में चोट लगी हुई थी, तो मैं ढंग से वीडियोस नहीं बना पाया, मैं आपके सामने ज्यादा वीडियोस नहीं ला पाया। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? तो हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन, हमारा जो समय काल है जीवन का, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, राइट? अब इन सबको इंप्रूव करने के लिए हमारे पेरेंट्स ने, फैमिली मेंबर्स ने, एज वेल एज गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा इनिशिएटिव लिया है। जैसे कि मैं आपको शेयर करता हूं, जैसे गवर्नमेंट ने जो अपना जीडीपी का सर्टेन परसेंटेज इसमें इन्वेस्ट किया है, जैसे कि गवर्नमेंट वाज इन्वेस्टिंग 0.64% in 1951-52, right? Which government increased to 4% on education, right? In 2002. Now government is focusing on 6% plus more, 6% and more in the coming years, right? ठीक है? तो ये बताता है कि हमारी सरकार भी अपने जीडीपी का जो प्रतिशत है
वो एजुकेशन पे ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करने का प्लान कर रही है और करती जा रही है, राइट। पहले 1951 में 0.64% था, 2002 में 4% हो गया, और अब 6% प्लस 6% एंड अबोव आने वाले सालों में प्लान कर रही है, राइट, फाइन। तो इट शोज दैट गवर्नमेंट इज ऑल्सो फोकसिंग टू मच ऑन द एजुकेशन पार्ट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द क्वालिटी पॉपुलेशन, राइट। ऑन द सेम वे स्किल पे भी गवर्नमेंट काफी काम कर रही है, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट टूल है हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए, राइट, फाइन। हेल्थ केयर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पहले तो गवर्नमेंट अगेन दे आर स्पेंडिंग मोर ऑन हेल्थ केयर ऑल्सो, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1951 में 38 ईयर्स वॉज द एवरेज लाइफ स्पेन, मतलब 38-40 ईयर्स तक का एवरेज लाइफ स्पेन हुआ करता था, क्योंकि कुछ बीमारी हुई तो उसका क्योर नहीं था, उसकी रेमेडीज नहीं थी, वैक्सीन नहीं थे, तो लोग मर जाया करते थे, राइट। तो लोग मर जाया करते थे, तो इसलिए हमारी जो लाइफ स्पेन थी, एवरेज लाइफ स्पेन was 38-40 years in 1951, but now it is, I can say in 2002 it has come to around 64 years. How? By improvement in the healthcare, by improvement in the medical facilities, medical treatments, right? तो उस कारण से हमारी जो हेल्थ केयर और हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ स्पेन जो है वो बढ़ा है, राइट, अंडरस्टूड। ये गवर्नमेंट ने इसलिए किया है क्योंकि बाय इंप्रूविंग ऑल दीज फैक्टर्स वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक शब्द है जन धन, राइट, पीपल इज अ रिसोर्स, it's a very important human resource, right? So that's why only we are focusing, government is focusing on the human resource development, right? एक चैप्टर आएगा, एक चैप्टर आपको आने वाला है स्टैंडर्ड 10th में, तो वो आपको अपडेट करेगा, बताएगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में। उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे, हम 10th में बात करेंगे, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसे हम HRD कहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट फोकसिंग ऑन दिस पार्ट, फाइन। नाउ ये तो हमने बात कर ली कि हाउ टू इंप्रूव द ह्यूमन रिसोर्स, एंड पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री, हमने इसकी बात कर ली, राइट। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द वन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। स्पेस कंस्ट्रेंट है पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है हम वो समझने का ट्राई करते हैं। मान लो इफ अ पर्सन is willing to work, but if he is not getting proper job and employment, then we call it as unemployed, right? And that is a scenario of unemployment. मान लो कोई व्यक्ति है, उसको जॉब करने की इच्छा है, वो जॉब करना चाहता है, उसमें उसके पास एजुकेशन भी है, और लेकिन फिर भी उसको जॉब नहीं मिल रहा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, then it is called as unemployment. Understood? I am writing a person willing to work but doesn't get job, or doesn't get job, we call it as unemployment, right? Now unemployment are of two types, दो तरह के unemployment है, एक है सीजनल और एक है डिस्गाइज्ड। दो तरह के अनएम्प्लॉयमेंट है, एक होता है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल, दूसरा है आपका डिस्गाइज्ड, राइट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या, मैं आपको समझाता हूं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अगर कोई आदमी है, उसके पास 12 महीने काम नहीं है, पर उसके पास काम है, कब कब काम है, जब जब कोई पर्टिकुलर सीजन आता है। जैसे कि दिवाली आई तो वो व्यक्ति पटाखे बेच के अपने घर का गुजारा चला रहा है या कमाई कर रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल दिवाली जैसे ही गई तो उसका काम खत्म, राइट, ही इज अनएम्प्लॉयड नाउ, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड अ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इन द सेम वे होली आती है तो होली में वो कलर्स बेच के, है ना, वो कलर्स बेच के कमाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही होली जाती है अगेन ही इज अनएम्प्लॉयड, ठीक है। वैसे ही उत्तरायण आता है, मकर संक्रांति जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो आता है तो आदमी पतंग बेच के कमाई करता है, लेकिन जैसे मकर संक्रांति चली जाती है वैसे ही वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है, राइट। तो सीजन के हिसाब से उसका एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंट है, राइट। He is dependent on the employment on the seasons. That is called as seasonal unemployment. I hope it is clear to you. Understood? मतलब सीजन के हिसाब से उसका आवक, उसकी कमाई निर्धारित है,
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर फार्मर्स की बात करूं तो खारिफ क्रॉप में वो एम्प्लॉयड है, रबी क्रॉप्स के टाइम में वो एम्प्लॉयड है, लेकिन जब जायद क्रॉप्स का टाइम आता है तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी नहीं होता है, राइट। लोगों के पास वाटर रिसोर्स नहीं होता है, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। टेम्परेचर बहुत हाई होता है, 50 डिग्री, 49 डिग्री, 48 डिग्री, तो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। सोचते हैं यार इतना पानी है नहीं, इतने टेम्परेचर में क्या काम करें, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो क्रॉप एग्रीकल्चर डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट, फाइन। व्हाट इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये हमने समझा सीजनल क्या है, हम डिसगाइज समझने का ट्राई करते हैं। डिसगाइज मतलब if we are recruiting the people more than the requirement, ठीक है, that is disguised unemployment। मतलब मान लो एक खेत में 5 फार्मर्स का रिक्वायरमेंट है और उससे प्रोडक्शन आ रहा है 1 टन, ठीक है। अब मैंने 5 की जगह 10 फार्मर्स कर दिए, लेकिन फिर भी मेरा प्रोडक्शन 1 टन ही आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि मैंने नंबर ऑफ मैन पावर बढ़ा दिया, लेकिन मेरा टोटल आउटपुट बढ़ नहीं रहा, मेरा टोटल प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा। अंडरस्टूड? मेरा जो प्रोडक्शन जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ रहा नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मतलब रिक्वायरमेंट से ज्यादा मैन पावर होना किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी प्रोफेशन या किसी जॉब में होना, दैट इज कॉल्ड एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि उससे, और खास करके तब जब मेरा टोटल आउटपुट, टोटल प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, दैट इज कॉल्ड एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, फाइन। नाउ लास्ट, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत खराब चीज है जो देश में नहीं होनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में है, बट फाइन, ओवरकम हो जाएगी, फाइन। अब इस अनएम्प्लॉयमेंट से होने वाले प्रॉब्लम्स क्या क्या है? फर्स्ट थिंग, वेस्टेज ऑफ मैन पावर। जो हमारा मैन पावर है वो वेस्ट हो जाता है, मतलब हम अपने मैन पावर को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। दैट इज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। उससे जो हमें नुकसान हो रहा है ये हो रहा है कि हमारा मैन पावर को हम यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। सेकेंड, ओवरलोड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन। ओवरलोड ऑन वर्किंग पॉपुलेशन मतलब क्या? मतलब ये कि जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है उस पे ओवरलोड आ जाता है, उस पे जरूरत से ज्यादा वजन आ जाता है, भार आ जाता है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको शेयर करता हूं, मान लो घर में 5 मेंबर्स हैं, लेकिन कमाने वाला सिर्फ एक है। अब पूरे 5 मेंबर का लोडिंग उस एक आदमी पे है, राइट, दैट इज ओवरलोडिंग, ठीक है। लेकिन 5 मेंबर है और 5 को 5 कमा रहे हैं, तो दैट इज नॉट ओवरलोडिंग, ठीक है। लोडिंग इज शेयर्ड, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो जब घर में एक ही कमाने वाले हैं और 4 अनएम्प्लॉयड हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आई कैन से ओवरलोडिंग ऑन वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। एंड थर्ड, इट क्रिएट्स सोशल टेंशन एंड अनरेस्ट। मतलब जब कोई आदमी बेरोजगार है, कुछ काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, तो वो सोशल अनरेस्ट और टेंशन ही देगा, राइट। वो कुछ भी किसी बात पे लड़ना झगड़ना शुरू कर देगा और किसी बात पे मारा पीटी शुरू कर देगा, क्योंकि कोई प्रोडक्टिव माइंडसेट तो है नहीं, राइट। माइंड आपका किसी क्रिएटिव एक्टिविटी पे तो लगा हुआ नहीं है, तो क्या करोगे आप डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज ही करने वाले हो। एक कहावत है हिंदी में, खाली दिमाग शैतान का घर, इट्स लाइक दैट। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट, ठीक है। तो आप लोग अपना दिमाग खाली मत रखो, है ना, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। और पढ़ाई से अगर टाइम मिलता है तो स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दो, भगवान को या ईश्वर को, जो भगवान है उनको भजा करो कभी कभार टाइम निकाल के, ठीक है। इनसे कभी कभार नहीं, मैं तो बोलूंगा रोज भजा करो, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स, हमारा जो एंशिएंट इंडिया है, जो हमारा स्पिरिचुअल इंडिया है, वो हमें ये भी बताता है कि ह्यूमन रिसोर्स में इतनी काबिलियत है कि ह्यूमन रिसोर्स कैन अटेन द डिवाइनिटी। ह्यूमन रिसोर्स कैन अटेन द डिवाइनिटी मतलब हम अगर चाहे, हमारा ह्यूमन रिसोर्स अगर चाहे तो ईश्वर को पा सकता है, भगवान को पा सकता है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? फाइन। सो आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू, राइट। I tried my level best to explain the chapter people as a resource, fine, जिसमें हमने काफी सारी चीजों पे बातें की,
हमने पहले ये डिस्कस किया कि ह्यूमन अलग अलग एक्टिविटीज क्यों परफॉर्म करता है खुद के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। उसमें 2 तरह की एक्टिविटीज हैं और इसमें भी ये 3 सेक्टर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमने ये डिस्कस किया कि ह्यूमन रिसोर्स को अगर पावरफुल बनाना है, क्वालिटी उसके अंदर डेवलप करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें इन फैक्टर्स पे काम करना पड़ेगा, जो कि है एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, हमें पता है, राइट। हमारे पेरेंट्स भी यही ट्राई कर रहे हैं कि उनका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बेस्ट से बेटर बने, ठीक है, बेटर से बेस्ट बने, सॉरी, ठीक है, फाइन। आई होप इट इज क्लियर टू यू, फाइन। सो इन द नेक्स्ट क्लास I will be bringing new chapters for you. So keep watching, keep liking, keep subscribing. Thank you so much. Bye.